सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज के इस वीडियो में। विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग के लास्ट टॉपिक नंबर 5 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी के रूप, इसको समझेंगे। ठीक है, सत्ता की साझेदारी के रूप यानी सत्ता के वो कौन कौन से, सत्ता को साझा करने के वो कौन कौन से रूप हैं जिनसे सत्ता को साझा किया जा सकता है, उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको वो सारे रूपों को पहले पॉइंट वाइज बता देता हूँ। ये पॉइंट आपको सारे के सारे याद रखने हैं, ठीक है, इनको भूलना नहीं है। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से हैं? पावर शेयरिंग अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, मतलब सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी। दूसरा, पावर शेयरिंग अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता की साझेदारी। थर्ड है पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, विभिन्न समाज समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी। फोर्थ है पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट, मतलब राजनीतिक दल, दबाव समूह और आंदोलन। ये 4 फॉर्म्स हैं मेजरली जिनको अपन को स्टडी करना है, डिस्कस करना है। ठीक है, एक एक कर मैं आपको पावर शेयरिंग के जो फॉर्म्स है उनको एक्सप्लेन करता चलूँगा। ठीक है, सबसे पहले अपन बेसिक जानकारी लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ एमर्ज्ड इन अपोजिशन टू द नोशंस ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता, इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। समझ में आ रहा है? फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव्ड दैट ऑल पावर ऑफ अ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। It was felt that if the power to decide is dispersed, it would not be possible to take quick decisions and to enforce them. Dispersed मतलब होता है बांट देना। ठीक है, अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई, डिस्पर्स्ड हो गई, तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। फिर अलग अलग समूह से जाकर उनकी राय मशवरा लेना पड़ेगा कि भाई आप बताओ इस ये जो मुद्दा है इस पर आपका क्या मत है, आप इसको मानते हैं कि नहीं मानते। इससे क्या हो जाएगा, जो डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा समय हो जाएगा, क्विक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, है ना, शीघ्र डिसीजन निर्णय नहीं ले पाएंगे। बट दिस नोशंस हैव चेंज्ड विद द एमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है, जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। इन अ डेमोक्रेसी में पीपल रूल देमसेल्व्स, वो जो पीपल होते हैं वो खुद पर खुद शासन करते हैं। थ्रू इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, वो खुद जैसा शासन किसके थ्रू करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं? अपने द्वारा चोजन यानी चुनी गई सरकार को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाकर, यानी अपना प्रतिनिधित्व बनाकर। इन अ गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ड्यू रेस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप्स एंड व्यूज दैट एग्जिस्ट इन अ सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर जो मेजॉरिटी में लोग हैं उनको एक पर्याप्त, मतलब एक अच्छी रिस्पेक्ट देना, ये सबसे पहला वर्क या काम है किसका? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, लोकतांत्रिक सरकार का। एवरीवन हैज अ वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। पब्लिक पॉलिसीज में हर किसी की भागीदारी होनी चाहिए।
Therefore, it follows that in a democracy, political power should be distributed among as many citizens as possible. जितना हो सके डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक राज्य में जो सत्ता है, पावर है, उसको समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति तथा समूह के साथ साझा करना चाहिए, एज वेल एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो सके वहां तक हर एक व्यक्ति, हर एक समूह तक पहुंचाना चाहिए. इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन टेक मैनी फॉर्म्स. आधुनिक लोकतंत्र के अंदर पावर शेयरिंग के बहुत सारे फॉर्म्स हैं. लेट अस लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट्स दैट वी हैव और विल कम अक्रॉस. आइए कुछ ऐसे सामान्य और बहुत ही महत्वपूर्ण सत्ता के साझेदारी के प्रकारों को पढ़ते हैं कि किस तरीके से सत्ता का साझा किया जाता है, सत्ता को शेयर किया जा सकता है, कौन कौन से वो फॉर्म्स हैं. तो मैंने आपको बेसिकली 4 फॉर्म्स बताए हैं. अब हर एक फॉर्म को मैं क्या करूँगा, रिपीट करूँ, मतलब एक्सप्लेन करूँगा. तो उससे पहले, एक्सप्लेन करने से पहले आप वापिस से इन चारों फॉर्म्स को एक बार देख लीजिए ताकि कुछ गड़बड़ ना हो. पावर शेयरिंग अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता की साझेदारी. सबसे पहले अपन इसको समझेंगे, ठीक है. आइए समझते हैं. पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. शासन के विभिन्न अंग, यानी सरकार के विभिन्न अंग, शासन मतलब सरकारी होता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है. सरकार, शासन, गवर्नमेंट, तीनों एक ही बात है, ठीक है. शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका को व्यवस्थापिका भी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा. विधायिका को क्या कहते हैं, व्यवस्थापिका कहते हैं. इंग्लिश में इसको लेजिस्लेचर कहते हैं. कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव, न्यायपालिका जुडिशरी के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है, ठीक है. ये जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म जो है पावर शेयरिंग की, इसके अंदर क्या होता है, जो गवर्नमेंट के अलग अलग अंग होते हैं, लेजिस्लेचर, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में सत्ता को, पावर को शेयर किया जाता है. कुछ पावर लेजिस्लेचर को दी जाती है, कुछ पावर एग्जीक्यूटिव को दी जाती है, कुछ पावर जुडिशरी को दी जाती है. इस तरीके से let us call this horizontal distribution of power because it allows different organs of government placed at the same level to exercise different powers. हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे. दिस इज इंपॉर्टेंट. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, इसको मैं आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो को पूरा देखना. इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं. एक ही स्तर, एट अ सेम लेवल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? क्या मतलब है इस वाक्य का? एक ही लेवल पर. एक ही लेवल का मतलब यह है कि एक ही स्तर पर, मतलब एक टेबल है, एक टेबल है या फिर एक फर्श है, फर्श पर 3 लोग खड़े हुए हैं और वो तीनों लोगों के पास सेम पावर है, वो यूज कर रहे हैं, ठीक है ना. कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी फर्स्ट नहीं है, कोई भी सेकंड नहीं है, कोई भी थर्ड नहीं है, सब फर्स्ट हैं और सबको एक ही पावर दी गई है. मतलब मान लीजिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका है, तीनों एक ही स्तर पर है, तीनों ही फर्स्ट लेवल पर है और तीनों को अलग अलग पावरें दे रखी हैं और तीनों आपस में एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं. इस प्रकार का जो वितरण होता है, सत्ता का वितरण होता है, सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इस फॉर्म को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. सत्ता का क्षैतिज वितरण, सत्ता का क्षैतिज वितरण जिसमें एक ही स्तर पर रहकर सरकार के विभिन्न अंगों के मध्य सत्ता को शेयर किया जाता है, साझा किया जाता है. Such a separation ensure that none of the organ can exercise unlimited power. ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है, इंश्योर हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित, अनलिमिटेड उपयोग नहीं कर सकता. Each organ checks the others. हर एक ऑर्गन
हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है या उसको चेक करता है, उस पर कंट्रोल रखता है। अंकुश यानी कंट्रोल रखना, ठीक है। दिस रिजल्ट्स इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमॉन्ग वेरियस इंस्टीट्यूशंस। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। कौन सी संस्था? इंस्टीट्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन? इंस्टीट्यूशन मीन लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये संस्थाएं, ठीक है। लास्ट ईयर वी स्टडीड दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन थो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज पावर को क्या करते हैं? वो अभ्यास करते हैं, एक्सरसाइज पावर। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज। क्या हुआ कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में, जो भी लोकतांत्रिक संस्थाएं होती हैं, यानी यही एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव सत्ता का उपयोग करती जरूर है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। संसद माने कौन? संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, अपर हाउस, लोअर हाउस, प्राइम मिनिस्टर, माफ कीजिएगा, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और तीसरा राज्यसभा। लोकसभा, राष्ट्रपति और राज्यसभा, इन तीनों का ग्रुप संसद कहलाता है, ठीक है, जिसको अपन संघीय व्यवस्थापिका के नाम से भी जानते हैं, यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर के नाम से भी जानते हैं। अभी मैं बहुत आगे इसको डिटेल से पढ़ाने वाला हूँ, बड़ा मजा आने वाला है। पूरी वीडियो को देखोगे तब मजा आएगा पूरा, और समझ में भी आएगा। मजे के साथ साथ समझ में भी आना जरूरी है। मजा हमारी प्राथमिकता नहीं है, प्राथमिकता हमारी है समझ। क्या आपके फंडामेंटल क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हमारी प्राथमिकता है, ठीक है। आगे लिखेंगे, सिमिलरली, इसी तरह, ऑल तो जजेस आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। जो जजेस होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा यानी कार्यपालिका के द्वारा क्या होते हैं? अपॉइंटेड होते हैं। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। क्या होता है कि कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। क्या होता है? कार्यपालिका कार्य तो पूरे करती है, और कार्यपालिका न्यायपालिका के जो जजेस होते हैं, वकील होते हैं, उनको नियुक्त भी करती है, अपॉइंट भी करती है कि भाई ये वाला वकील ये काम करेगा, ये वाला ये करेगा। लेकिन द एंड ऑफ द डे, यानी अंत में क्या होता है कि वो जजेस ही जिनको कार्यपालिका ने नियुक्त करा है, वो जजेस कार्यपालिका के सदस्यों और विधायिका के सदस्यों दोनों पर क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं, अंकुश रखा के रखते हैं कि भाई कोई गलत तो काम नहीं हो रहा है, संविधान को हटा करके यानी संविधान की उल्लंघन करके कोई काम तो नहीं हो रहा है। इसका ध्यान कौन रखता है? न्यायपालिका रखती है। तो इस पूरे सिस्टम को, इस पूरी व्यवस्था को चेक्स एंड बैलेंस यानी नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा कि इंडियन गवर्नमेंट यानी भारत सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला लेजिस्लेटिव, विधायिका, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, जुडिशरी, न्यायपालिका। इन तीनों ऑर्गन्स के मध्य सत्ता को बांटा जाता है, पावर को शेयर किया जाता है। इस सिस्टम को हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सत्ता का क्षैतिज वितरण। देखिए आप एक ही स्तर पर हैं ये तीनों के तीनों। अगर एक लंबी लाइन खींची जाए ऐसे कर तो एक ही स्तर पर है सारे के सारे, ठीक है। तो ये होता है एट अ सेम लेवल डिस्ट्रीब्यूट द पावर ऑफ मिड इन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा। अब इसमें बारे में ये जो पूरा का पूरा फंडामेंटल है, इसमें अपन एक एक करके लेजिस्लेटिव के बारे में पढ़ते हैं कि वर्तमान में मतलब लेजिस्लेटिव होती क्या है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये आपकी कोर्स में नहीं है और आपको ये पढ़ाएगा भी नहीं कोई भी, लेकिन आपके आना जरूर है, क्योंकि आप आगे कंपटीशन के एग्ज़ाम देने वाले हैं, आगे और भी बहुत सारे जी के क्वेश्चन के कंपटीशन देने वाले हैं, तो उसके लिए आपके इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको एक एक बात समझनी है। देखिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं लेजिस्लेटिव के बारे में। लेजिस्लेटिव 2 टाइप की होती है,
भारत के अंदर, पूरा काम अपन भारत के अंदर पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से समझना। लेजिस्लेटिव 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स की। पहली होती है सेंट्रल लेजिस्लेटिव, संघीय व्यवस्थापिका, जो कि सेंट्रल की होती है। एक होती है स्टेट लेजिस्लेटिव, राज्य व्यवस्थापिका, जो हर एक राज्य की होती है। बात करें सेंट्रल लेजिस्लेटिव की, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, संसद के नाम से जाना जाता है। संसद कुछ इस तरीके से दिखती है। वैसे तो ये पुरानी संसद का है, अब तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक नए संसद भवन का निर्माण शुरू कर दिया है। ठीक है, निर्माण कार्य शुरू कर दिया, तो उसकी छवि एक अलग है। लेकिन यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए एक छवि उपस्थित करी है पुराने संसद भवन की। पुराने संसद भवन की ऐसा दिखता है। संसद जो है एक हाउस है, और ये जो हाउस है ये भवन है। ठीक है, 3 बातों से मिलकर बनता है। एक लोकसभा, दूसरा राष्ट्रपति और तीसरा राज्यसभा। लोकसभा, प्रेसिडेंट, राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा भी एक हाउस ही है। ठीक है, एक भवन ही है। इसके जो सर्वोच्च पदाधिकारी है, यानी हेड जो ऑफिसर है, वो है स्पीकर कहते हैं उनको, और उनका हिंदी में कहते हैं अध्यक्ष, जो कि वर्तमान में श्री ओम बिरला है। कौन है? श्री ओम बिरला। और वर्तमान में हमारे प्रेसिडेंट कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो हेड ऑफिसर होता है उसको कहते हैं अपन चेयरमैन। ठीक है, सभापति। और वो वर्तमान में कौन है? श्री जगदीप धनखड़। कौन है? श्री जगदीप धनखड़। ये आपको सारी बातें पता होना चाहिए, क्योंकि ये हवा में हम बातें नहीं कर रहे कि लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। बस इनको रट्टा मारना नहीं, क्योंकि ये हमारे वास्तविकता में है, रियलिटी में। तो आपको समझना पड़ेगा, ये लोग अभी काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी एट प्रेजेंट ये काम कर रहे हैं सारे के सारे, और ये व्यवस्था चल रही है। आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर ये काम हो गया। अब मैं आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ कि श्री जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति भी है। जो भी राज्यसभा का सभापति होता है, चेयरमैन होता है, वो देश का वाइस प्रेसिडेंट भी होता है, यानी उपराष्ट्रपति भी होता है। तो श्री जगदीप धनखड़ जी कौन है? उपराष्ट्रपति भी हैं। अगर आपसे पूछे राष्ट्रपति कौन? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। उपराष्ट्रपति कौन? श्रीमान जगदीप धनखड़। इसी तरीके से स्टेट लेजिस्लेटिव भी होती है। स्टेट लेजिस्लेटिव को विधानमंडल कहा जाता है, इंग्लिश में लेजिस्लेचर कहा जाता है। अब ये विधानमंडल के जो अंग हैं वो 3 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। विधानसभा और राज्यपाल, ये मैंने यहाँ रखा हुआ है, लेकिन 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। सर ये क्या बात होती है? विधानमंडल के 3 अंग वहाँ पाए जाते हैं, 7 स्टेट में पाए जाते हैं विधानमंडल। कहाँ पर? 7 जगह। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ये ऐसे 7 स्टेट हैं, वहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मैं अभी पूरा नहीं बता रहा, आपको इनके नाम में स्क्रीन पे शो करा दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। लेजिस्लेटर, विधानमंडल, और लेकिन इन 7 स्टेट के अलावा हर जगह 2 ही विधानमंडल के ऑर्गन पाए जाते हैं। जैसे संसद के 3 थे, वैसे स्टेट लेजिस्लेटिव के 2 पाए जाते हैं। एक विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, और दूसरा गवर्नर यानी राज्यपाल। मैं आपको बता देता हूँ, वो तीसरा अंग विधान परिषद होता है। वो तीसरा अंग कौन सा होता है? ये जैसे यूपी में अगर जाएं तो विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। विधान सभा को लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषद को लेजिस्लेटिव काउंसिल, और तीसरा राज्यपाल को गवर्नर। ये 3 अंगों से मिलकर बनता है यूपी के अंदर। लेकिन अभी हम ये जो व्यवस्था देख रहे हैं, किस स्टेट की देख रहे हैं? राजस्थान स्टेट की। किस स्टेट की? सॉरी, राजस्थान स्टेट की देख रहे हैं। तो राजस्थान स्टेट में विधानमंडल के 2 ऑर्गन्स हैं, 2 अंग हैं, विधानसभा और राज्यपाल। विधानसभा के जो हेड ऑफिसर हैं उनका नाम है श्री सीपी जोशी, जिसको अपन अध्यक्ष कहते हैं, स्पीकर कहते हैं। और गवर्नर कौन है अपने राजस्थान के? राज्यपाल कौन है? श्री कलराज मिश्र। श्री कलराज मिश्र, ये अपने पूरा है। तो आपने ये लेजिस्लेटिव को दोनों स्तरों पर समझ लिया, दोनों लेवलों पर समझ लिया। एक स्टेट लेवल पे भी समझ लिया और एक सेंट्रल लेवल पे भी समझ लिया। अब लेजिस्लेचर के बाद आता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। एग्जीक्यूटिव जो होती है वो भी 2 प्रकार की होती है, एक सेंट्रल की और एक गवर्नमेंट की। 2 लेवल होते हैं इसके भी, लेकिन अभी अपन मुख्य तौर पर सेंट्रल की बात करेंगे। सेंट्रल में जो एग्जीक्यूटिव के 2 अंग होते हैं, पहला प्रधानमंत्री,
यानी प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्रिपरिषद, ये 2 ऑर्गन्स होते हैं। अभी हमारे कार्यपालिका के जो हेड ऑफिसर हैं उनका नाम है श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि देश के प्रधानमंत्री भी हैं। देश का प्रधानमंत्री कार्यपालिका का हेड होता है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद से तात्पर्य अलग अलग विभाग होते हैं, चिकित्सा विभाग, विद्युत विभाग, जल विभाग, खेलकूद विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ये अलग अलग विभाग होते हैं। तो हर एक विभाग का एक एक मंत्री होता है। इसी प्रकार से बहुत सारे विभाग होते हैं तो बहुत सारे मंत्री होंगे। तो वहाँ उस बहुत सारे मंत्रियों की तो मैं यहाँ लिस्ट नहीं रख सकता, लेकिन जिन मिनिस्टरों को आप जानना चाहिए आपको, उनकी लिस्ट मैंने यहाँ रखी है। कि सबसे पहले आपको जो चेहरा दिख रहा है, इनका नाम है श्री राजनाथ सिंह और ये रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर। सेकेंड है श्री अमित शाह, गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर। श्री धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री हैं, एजुकेशन मिनिस्टर। तीनों को आपको याद रखना है। डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ये आपको तीनों के तीनों याद रखने हैं। एग्जीक्यूटिव की बात हो जाती है। अब बात करते हैं जुडिशरी की। जुडिशरी वही स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल लेवल की, ठीक है। सेंट्रल लेवल में जो जुडिशरी के हेड होते हैं वो कौन कहलाते हैं? चीफ जस्टिस। उनके पद का नाम क्या है? चीफ जस्टिस, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य न्यायाधीश। और जो वर्तमान में कौन है? श्री धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। कौन है? श्री धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये अभी वर्तमान में जुडिशरी के हेड है ना। अगर आपसे कोई पूछे वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो हम चुप हो जाते हैं। हमारे को पता ही नहीं मुख्य न्यायाधीश कौन होता है। आपको ये नहीं पता है। आपने गवर्नमेंट के तीनों अंगों के बारे में पढ़ रखा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि मुख्य न्यायाधीश कौन होता है। आज से आप ये ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? श्री धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि राज्य के न्यायपालिका के मुख्य न्यायाधीश कौन है। राजस्थान राज्य के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताएंगे आप मुझे, है ना। राजस्थान राज्य के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताएंगे। देखता हूँ कौन बताता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। यहाँ एक बात हो गई अपनी कंप्लीट। अब आप यहाँ देख पाएंगे तो हमने पहला जो टाइप है इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। पावर शेयरिंग अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, इसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन बात करेंगे सेकंड पॉइंट पे, पावर शेयरिंग अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। अब लेवल की बात करेंगे। अब लेवल वही है स्टेट एंड सेंट्रल, ठीक है। सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता की साझेदारी एक टाइप होता है, ये भी। अब भारत में ही दोनों टाइप चलता है, समझ रहे हो। भारत के अंदर पहले जो फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, ये पहला वाला भी चलता है, सेकंड वाला भी चलता है। और अगर आप आगे देखोगे तो इसके अंदर चौथा वाला चलता है, तीसरा वाला नहीं चलता। ये यूज़ नहीं करते, बल्कि चौथा वाला करते। मतलब 4 में से 3 यूज़ करते हैं और 1 यूज़ नहीं करते। अभी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अब बात करते हैं अपन सेकंड वाली की, ठीक है। पावर कैन बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, पूरी कंट्री के लिए, एंड गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल यानी छोटे स्तर के। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है, जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार रहे। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है। पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। इन इंडिया वी रेफर टू इट्स एज द सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। और इंडिया में इसको संघ की सरकार और केंद्र सरकार के नाम से जाना जाता है। बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड में इसको जनरली फेडरल गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है ना। संघ की सरकार, फेडरल गवर्नमेंट मतलब संघवादी होता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 में अपन इसको बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट नेम्स इन द डिफरेंट कंट्रीज। और जो प्रोविंशियल स्तर पर, प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज।
हर देश में बंटवारा ऐसा नहीं है कि सेंट्रल लेवल को भी पावर दी जाए और स्टेट लेवल को भी पावर दी जाए, है ना। हर जगह ऐसा सिस्टम नहीं है। देयर आर मैनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट्स। कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं हैं, बट इन दोज कंट्रीज लाइक आर्ट्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन हमारी तरह, किन की तरह, भारत की तरह, जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहां के संविधान में, संविधान कोई मनुष्य नहीं, कौन, संविधान, संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। कोई मनुष्य तय नहीं करेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किन किन शक्तियों का वितरण किया जाए, किन किन शक्तियों को दिया जाए। यह तय करेगा उस देश का संविधान, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दिस इज वॉट दे डिड इन बेल्जियम बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका। बेल्जियम में तो ये काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ। कौन सा काम, कि पावर का सेकंड फॉर्म को यूज किया गया। पावर शेयरिंग की सेकंड फॉर्म क्या है, गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों में पावर को शेयर करना। तो बेल्जियम में तो ऐसा हुआ, लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। राज्य सरकारों के नीचे स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी व्यवस्था हो सकती है। अब यहाँ पर इंग्लिश में दे रखा है, दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इस प्रकार के बंटवारे को, सत्ता के बंटवारे को, डिवीजन को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। क्वेश्चन आ सकता है, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर क्या है ना, सत्ता का संघीय वितरण क्या है। हिंदी में इसको सत्ता का संघीय वितरण भी कह सकते हैं। यहाँ पर नहीं दे रखा है। द सेम प्रिंसिपल बुक में भी नहीं दे रखा है आपकी, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि बुक का ही टाइप होकर आया है तो बुक में भी नहीं दे रखा है ये, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ सत्ता का, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो सकता है। एनसीईआरटी ऐसे उठाता है सवाल, ऐसे ही उठाता है एनसीईआरटी, और आपको ऐसे ही याद करना है। सत्ता का संघीय वितरण से क्या तात्पर्य है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिफरेंट लेवल, अलग अलग स्तरों पर गवर्नमेंट के जो अलग अलग स्तर हैं उसमें सत्ता का साझा किया जाता है। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट सच एज द म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वर्टिकली डिवीजन ऑफ पावर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। वी शैल स्टडी दिस एट सम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर। अगले वाले चैप्टर में अपन इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। नगरपालिका और पंचायतें ऐसी इकाइयां हैं, उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ऊर्ध्वाधर वितरण, व्हाट इज ऊर्ध्वाधर वितरण, ऊर्ध्वाधर वितरण क्या है, व्हाट इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जिसमें क्या होता है, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के मध्य पावर को शेयर किया जाता है, या हायर लेवल ऑफ गवर्नमेंट से लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट तक क्या किया जाता है, पावर को शेयर किया जाता है। आप इस तरीके, इस फ्लो चार्ट से अच्छी तरह समझ सकते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। मतलब सबसे पहले होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, फिर होती है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, फिर होती है म्यूनिसिपल पार्टी, नगर पालिका, फिर होती है ग्राम पंचायत। ये भारत की बात है, ठीक है। भारत के अंदर इस तरीके से सत्ता को किया जाता है, साझा किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत। ये आपको अगर आप एग्ज़ाम में बनाकर आते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। अब अपन बढ़ेंगे तीसरे टाइप पर। तो तीसरा टाइप क्या था, एक बार देख लेते हैं अपन। देखिए, तीसरा टाइप था अपने पास पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, विभिन्न समाज समूह के बीच सत्ता की साझेदारी। क्या है इसका मतलब, अब समझते हैं। पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स
सच एज द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूह के बीच हो सकता है। समाज में विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उनके अलग अलग समूह होते हैं। कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ संस्कृत बोलते हैं, कुछ तमिल बोलते हैं, कुछ कन्नड़ बोलते हैं। इस तरीके से उनके अलग अलग ग्रुप्स हैं। धार्मिक आधार पर भी, रिलीजियस बेस पर भी, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, तो इनके भी अलग अलग ग्रुप है। तो भाई अब इनमें से जो सामाजिक समूह यानी जो सोशल ग्रुप की मेजॉरिटी है, क्या उसी का ही हक है क्या गवर्नमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको जानने का? जैसे सिंहली में हुआ, जैसे श्रीलंका में हुआ कि भाई श्रीलंका में सिंहली भाषा बोलने वाली जो कम्युनिटी थी, समूह था, वो संख्या में ज़्यादा था। तो जो गवर्नमेंट थी उसने क्या करा, जो संविधान था उसकी भाषा को क्या कर दिया, सिंहली कर दिया, और जो भी कानून बन रहे वो सिंहली लैंग्वेज में बन रहे। तो भाई जो तमिल वाले लोग थे वो उनके साथ तो अन्याय हो गया ना भैया। तो इस अन्याय से, इस बेगानेपन से बचने के लिए इस फॉर्म का एक्सपेरिमेंट हुआ, यानी इस फॉर्म का प्रोड्यूस हुआ कि भाई अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स है उनको भी गवर्नमेंट की जो पावर है उसके अंदर पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। और इस अरेंजमेंट को कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं, यानी सामुदायिक सरकार। क्या कहते हैं इसे? सामुदायिक सरकार। और बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। हमने पढ़ा था, जब बेल्जियम पढ़ा था तब उसमें देखा था कि बेल्जियम ने अलग से एक ऐसी सरकार को बनाया। बेल्जियम में 3 तरह की सरकारें थी। पहला सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड स्टेट गवर्नमेंट, और थर्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट डच वालों, फ्रेंच वालों और जो जर्मन भाषी थे, इन तीनों के लिए अलग अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। जो भी अपनी भाषा से, कल्चर से संबंधित जो भी समस्याएं थी वो ये वाली गवर्नमेंट सुलझाती थी, ठीक है। उसके लिए स्टेट और वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट्स वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शंस एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या होता है कि कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। विधायिका यानी जो कानून बनाती है वो विधायिका। लेजिस्लेचर में क्या दी जाए? पार्टिसिपेशन दिया जाए कमजोर समुदायों और स्त्रियों को भी, ठीक है। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूशंस इन असेंबलीज एंड द पार्लियामेंट ऑफ आवर कंट्री। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित यानी रिजर्व्ड चुनाव क्षेत्र को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब जहां चुनाव लड़ा जाता है, जहां चुनाव होता है उस क्षेत्र को कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और हिंदी में चुनाव क्षेत्र कहते हैं। वह ऐसी ही व्यवस्था के बारे में पढ़ा था लास्ट ईयर। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स who otherwise would feel alienated from the government। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूह को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग ना समझ सकें। शासन मतलब सरकार से अलग ना समझें, है ना। जो भी माइनॉरिटी है उनको गवर्नमेंट में हिस्सेदारी मिल सके, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर सीटों का जो रिजर्वेशन होता है SC ST OBC के लिए, वो इसी के अंतर्गत होता है, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। इन यूनिट सेकंड वी शैल लुक एट वेरियस वेज ऑफ अकोमोडेटिंग सोशल डाइवर्सिटीज। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में पढ़ेंगे। आराम से इसको डिटेल से और पढ़ेंगे अपन आगे, लेकिन यहाँ आप समझिए कि कम्युनिटी गवर्नमेंट जिस तरीके से बेल्जियम के अंदर
यूज की जाती थी वैसे इंडिया के अंदर यूज नहीं की जाती थी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो थर्ड फॉर्म है पावर शेयरिंग का, वो इंडिया में यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन अब कुछ बच्चे अदरवाइज ले लेंगे इस बात को कि सर यहाँ तो रिजर्वेशन की बात आ रही है और वहाँ पर मतलब यहाँ तो यूज़ किया जा रहा है। हम देख पा रहे हैं कि जब जो आपने हमारे को समझाया थर्ड पॉइंट के अंदर, ऐसा ऐसा हमने भारत के अंदर होता हुआ देखा है। लेकिन आप तो मना कर रहे थे स्टार्टिंग में नहीं हो पाए। अरे भाई मैं मना कर रहा था, कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसे बेल्जियम के अंदर चलती थी, बेल्जियम के अंदर जिस कम्युनिटी गवर्नमेंट को अपॉइंट किया गया था वैसे ही भारत में नहीं है ना। तो इस बात को आपको समझना है। हमारे यहाँ पर लेवल तय कर रखे हैं, लेकिन इस तरीके की गवर्नमेंट का कुछ नहीं है। रिजर्वेशन का जरूर कर रखा है वहां पर, वो आप यहाँ पर समझिए, ठीक है। अब अपने फोर्थ है, फोर्थ वाला कौन सा था एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फोर्थ टाइप है पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दल, प्रेशर ग्रुप, दबाव समूह और मूवमेंट यानी कि आंदोलन। अब इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है भाई। वैसे आप वो टॉपिक से तो समझ ही गए होंगे, लेकिन एक बार और मैं बता देता हूँ कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को या सरकार को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। कि भाई अगर कोई कानून पसंद नहीं आया, सरकार द्वारा बनाया गया कोई कानून पसंद नहीं आया, लॉ पसंद नहीं आया, तो कुछ समूह ऐसे होते हैं जो प्रेशर क्रिएट करते हैं, दबाव डालते हैं किसके ऊपर, सरकार के ऊपर, और क्या करते हैं, शासन को प्रभावित और नियंत्रित करते हैं, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी द सिटीजन्स मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। बहुत सारे दबाव समूह खड़े होते हैं कि हम इस सत्ता, ये जो गवर्नमेंट है, पावर है, गवर्नमेंट की जो पावर है, हम इसको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, है ना। कोई समूह खड़ा हो जाता है और वो बोलता है मैं इसका क्या करूंगा, यूज करूंगा। तो जनता के पास एक ही विकल्प नहीं होना चाहिए, समाज के अंदर से बहुत से ऐसे ग्रुप खड़े होने चाहिए जो ये बोलने चाहिए, बहुत सारे कंटेंडर्स होने चाहिए पीपल के सामने, पावर के कंटेंडर्स, कंटेंडर मतलब दावेदार, कि भाई हम सत्ता को यूज करेंगे। और उन ग्रुप्स को, उन समूह को अपन राजनीतिक पार्टीज कहते हैं, राजनीतिक दल कहते हैं, है ना। जैसे बीजेपी, कांग्रेस, है ना, ये सारे के सारे क्या है, राजनीतिक दल हैं। अब इनको अलग अलग वोट देते हैं। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। क्या होता है कि समकालीन लोकतांत्रिक, समकालीन यानी उस समय की, मतलब जो समय चल रहा है उस समय की समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है, ठीक है। ये विकल्प किस होता है, अलग अलग पार्टीज के, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, है ना। और आगे लिख रखा है सच कंपटीशन एंश्योर्स दैट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदिता ही इस बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में ना रहे, ठीक है, इन वन हैंड। इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। एक बड़ी समय अवधि पर यानी लंबे समय पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। कोई एक ही इंसान बहुत सालों से सत्ता का प्रयोग नहीं कर रहा है, अलग अलग विचारधाराएं वाले लोग, विचारधाराओं वाली सरकारें आती हैं और रूल करती हैं, ठीक है। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट when two or more parties form an alliance to contest election। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, डायरेक्ट दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। यानी बहुत सारी पार्टी मिलकर
अलग अलग पार्टी मिलकर एक साथ इलेक्शन लड़ती हैं और सरकार का निर्माण करती हैं. इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ कोalition गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर. लोकतंत्र में हम व्यापारी, या आगे भी पढ़ सकते हैं हम, इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप्स such as those of traders, businessmen, industrialists, farmers and industrial workers. They also will have a share in government power. गवर्नमेंट पावर में इन सभी का क्या होता है, हिस्सेदारी होती है. either through participation in government committees or bringing influence on the decision making process. इनका क्या होता है, अलग अलग गवर्नमेंट के अंदर ये जो ट्रेडर्स होते हैं, इंडस्ट्रियल ये होते हैं, व्यापारी होते हैं, ये सब गवर्नमेंट की कुछ कुछ भाग बनकर होते हैं. तो जब डिसीजन लिया जाता है किसी बात पर तो वहाँ पर ये अपना फैसला भी सुनाते हैं और इनके फैसले से मिलकर ही एक बड़ा फैसला बनता है. इन यूनिट 3 वी शैल स्टडी द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. यूनिट नंबर 3 के अंदर हम इसके बारे में बहुत विस्तृत तरीके से चर्चा करेंगे. आज के लिए अपन इतना ही करेंगे. इस प्रकार हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है पावर शेयरिंग वो कंप्लीट होता है आज की वीडियो के साथ. आगे अगर मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा तो वो भी आपको देखना है, क्योंकि उसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके जो बुक के पीछे के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करवाऊंगा, ताकि ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है एक बार फिर से अपना रिवाइज हो जाए और बिल्कुल अपना याद हो जाए. देन उसके बाद अपन चैप्टर नंबर 2 पर आगे बढ़ेंगे. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा. अगर कोई त्रुटि हो तो उसको भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. आज की वीडियो में इतना ही. धन्यवाद. नमो नमः.